जापान ने ये क्या बनाया है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। वहीं चाइना के लिए चौतरफा टेंशन क्यों शुरू हो रहा है। भारत जापान की भागीदारी नया रंग ला रही है। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। चाइना बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक तौर पर ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि चाइना बौखला कर क्या कहता है। चाइना के जो प्रतिनिधि म्यूनिख में पहुंचे थे, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, ये जापान को कहते हैं कि अगर तुम पिछला रोड पकड़ोगे तो याद रखना उसका अंत जो है मौत होगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो तुम खेलोगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा हानि होगी। अब ये अचानक से चाइना के अंदर ना वो डर दिखना शुरू हो चुका है जो डर कभी जापान के नाम से होता था। तकाइची के चुनाव जीतने के बाद चाइना का फॉर्मूला अब चाइना के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जब जापान के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे म्यूनिख में, तो म्यूनिख में इन्होंने अपनी बातों को बिल्कुल साफ साफ तरीके से रखा और इन्होंने बता दिया कि आने वाले समय में हम बहुत बड़े बदलाव कर रहे हैं। अब जो हमारा डिफेंस का सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदलेगा और हम शिंजो आबे के 2007 के फॉर्मूले को अपनाने वाले हैं, खास करके इंडो पैसिफिक के लिए। तकाइची जो हमारी इस वक्त पीएम है वो शिंजो आबे के फॉर्मूले को अपनाएंगी। थोड़ा सा सुनिए इसमें इन्होंने क्या कहा। Distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Shinjiro Koizumi, Minister of Defense of Japan. First of all, I would like to express my sincere gratitude for the invitation to the Munich Security Conference, which is one of the most prestigious and influential platforms for international security. In Japan, as you said, election was held on Sunday, which turned out to be a historic victory for a ruling party. Even during the 2-week election campaign period, Japan-UK summit meeting was held in Japan. आपको बता दूं, ये ना एक संकेत है चाइना को कि नाटो की एंट्री अब चाइना के एकदम नजदीक हो रही है। चाइना जो सोच रहा था उससे अलग। जापान की बैठक मार्को रूबियो के साथ भी हुई और ऐसा नहीं है कि जापान ना सिर्फ ये बातों में कर रहा है और बातचीत में ही आगे बढ़ रही है, आगे बातें हो रही है। जापान जमीनी तौर पर भी बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि चाइना का कहना है कि आप लोग में से जो भी ताइवान को तोड़ने की बात कर रहा है वो दरअसल चाइना को तोड़ने की बात कर रहा है। ताइवान चाइना का हिस्सा है और आप तोड़ने की बात कैसे कर सकते हो, ये टूट नहीं सकता है। जो भी ऐसी कोशिश करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। ये चाइना खुलेआम कह रहा है इस बात को, लेकिन समस्या ये है कि चाइना जो बातें कह रहा है उसमें और जमीनी हकीकत में अब बहुत अंतर आ रहा है। अमेरिका यहाँ एक गहरी चाल चल रहा है और उस गहरी चाल में ये भी देखने को मिला कि अमेरिका ने ताइवान के ऊपर से जो टैरिफ की समस्या थी उसको काफी हद तक कम कर दिया है और ताइवान पर अब 15% टैरिफ ही लगा है। यानी एक तरीके से ताइवान के साथ रिश्तों को अब ये नॉर्मल कर रहे हैं। पहले 20% था, 20% से अब इन्होंने 15% कर दिया है। ताइवान को छूट भी मिल रही है। ताइवान लगातार हथियारों को खरीदना भी चाहता है, उस तरफ बढ़ भी रहा है और जैसे जैसे ताइवान ये नीतियां अपना रहा है वैसे वैसे चाइना को गुस्सा भी आ रहा है। चाइना का कहना है कि जो विलियम लाई है वो जानबूझकर समस्याओं को खड़ा करते हैं। वो चाह रहे हैं कि ताइवान के ऊपर हमला हो, एक युद्ध का माहौल बने। लेकिन क्या सिर्फ ये ताइवान ही है जो तैयारी कर रहा है? नहीं, सिर्फ ताइवान नहीं है, बल्कि यहाँ पर जापान भी है जो तैयारी कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जापान न्यूज का ये आर्टिकल है जिसमें जापान एक नए नियम को ला रहा है, जिस नियम के तहत जापान अब अपने बेहद खतरनाक डिफेंस इक्विपमेंट्स को नहीं बेचेगा, कुछ खास लोगों को ही देगा, कुछ खास देश को ही देगा। अब आपके मन में ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा क्या बना रहा है जापान। मैंने पहले भी कहा है, जापान वो देश है जो अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। जापान को सिर्फ समय चाहिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर हाल ही में प्रकाशित किया गया है जापान के द्वारा वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में। क्या है ये जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है? NECLR02T इसका नाम दिया गया है।
लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस रडार है जो जापान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेक कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। ये ऐसा टेक्नोलॉजी पर आधारित है, एस बैंड में काम करता है। साधारण भाषा में समझिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? सिलिंड्रिकल आकार होना। अब इसमें ग्राउंड बेस्ड रडारों को अगर देखेंगे तो बहुत कम है जिनकी आकृति ऐसी होती है। इसका डिटेक्शन रेंज है फाइटर साइज टारगेट को ये आराम से 350 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कवरेज, 360 डिग्री कवरेज मिलता है, 20 डिग्री से ऊपर एलिवेशन कवरेज मिलता है बिना किसी मैकेनिकल रोटेशन के। 2 मिडिल ट्रकों या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से आसानी से ले जाया लाया जा सकता है। 6 तकनीशियनों द्वारा 30 मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है। हवाई निगरानी, हवाई रक्षा, मिसाइल डिफेंस में इस्तेमाल होता है। और 360 डिग्री कवरेज के लिए इसे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इस तरीके से पैनल लगे हुए हैं कि बिना रोटेशन के सिलिंड्रिकल डिजाइन में एंटीना चारों तरफ फैला रहता है जो बराबर स्कैनिंग करता रहता है। इससे वियर एंड टियर कम होता है। किसी भी मौसम में, बारिश, धुंध, इन सब में बेहतर काम कर सकता है। मोबाइल होने की वजह से कहीं भी युद्ध में, संकट में तेजी से तैनात किया जा सकता है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस थोड़ा जटिल है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि डिफेंस एक्सपो में इसे दिखाया तो गया है, लेकिन क्या इसे बेचेगा जापान? जापान के अंदर एक कानून है जिसके तहत वैसे भी जापान अपने पूरे हथियारों को कई भाग में बांटता है। कुछ बचाव के लिए, परिवहन के लिए, सतर्कता के लिए, निगरानी के लिए, माइन सफाई के लिए, घातक हथियारों को वो नहीं बेचता है, बाद बाकी हथियारों को बेचता है। पर ये जो नए विकास हैं, ये नए विकास भारत के साथ क्या साझा हो सकते हैं? भारत के साथ जो साझेदारी अभी देखने को मिल रही है वो साझेदारी एकदम अलग लेवल की है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल है। जापानीज FDI भारत में 2.7 लाख करोड़ पार कर चुके हैं। 1400 जापानी कंपनी भारत के अंदर मौजूद है। जापान और भारत में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरीके के टेक भारत आ सकते हैं। हालांकि जापान के डिफेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि वो अपने कुछ संविधान में संशोधन भी कर रहे हैं जिसका फायदा भारत जैसे देशों को देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है भविष्य इस दिशा में जा रहा है कि जापान, इजराइल, भारत, रूस, इनको एक तरफ आकर खड़ा होना होगा और उसी दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि चाइना के अंदर जो डर है वो अब निकल कर साफ साफ आना शुरू हो रहा है। उनके विदेश मंत्री के बयानों से ही देखने से लगता है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।